अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा कंटेनर गार्डनिंग के ऊपर। कंटेनर गार्डनिंग को आजकल इतना मुश्किल बना दिया गया है कि हर कोई कशमकश में है। हर किसी के माइंड में कुछ ना कुछ सवाल रहता है। हर कोई सोचने पर मजबूर है कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत, किसने सही लिखा है और किसने गलत लिखा है, किसकी बात पर अमल किया जाए और किसको छोड़ा जाए। तो मुझे ये लगा कि मुझे ये वीडियो इस वक्त बनानी चाहिए। हर रोज़ ग्रुप के अंदर मैं कोई ना कोई नई पोस्ट देखता हूँ जिसके अंदर वही सेम सवाल बार बार पूछे जाते हैं। कटिंग्स लगाने के लिए कौन सा मीडिया होना चाहिए, सीडलिंग लगाने के लिए क्या मेथड होना चाहिए, बालू मिट्टी क्या चीज़ है, इसके अंदर कितनी % कंपोस्ट होनी चाहिए, फलां पौधा हमने लगाना है उसके लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए। यही सवाल बार बार पूछे जाते हैं। और इंटरनेट के ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन आजकल आ चुकी है कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर देख देख कर परेशान और डबल माइंडेड हो चुके हैं। हर वक्त आपके दिल में, आपके माइंड में कोई ना कोई सवाल रहता ही है उसको लेके। तो यही कन्फ्यूजन, यही परेशानी आपकी दूर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी किचन गार्डनिंग फैमिली परेशान हो, या वो डबल माइंडेड हो, या वो काम ऐसा कर बैठे, ऐसा मेथड यूज़ कर बैठे जिसका अच्छा रिजल्ट ना मिले और वो अपनी गार्डनिंग को, अपनी इस हॉबी को, अपने शौक़ को छोड़ दे। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी हॉबी को छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप एक शौक़ कर रहे हैं, आपसे वो कामयाबी से नहीं हो पा रहा, तो आप उसकी रीज़न तलाश नहीं करते, बल्कि आप कहते हैं कि हमसे ये होगा ही नहीं, और आप गार्डनिंग को छोड़ देते हैं। तो मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए होगी जो घरों में गार्डनिंग करते हैं, मतलब गमलों के अंदर पौधे लगाते हैं, चाहे वो सब्ज़ी वाले हों, चाहे वो हाउस प्लांट हों, चाहे वो फूलों वाले हों या ओनली पत्तों वाले हों, चाहे आउटडोर हों या इंडोर हों। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ मिट्टी के ऊपर। आजकल गूगल के ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई है कि हर कोई परेशान हो चुका है कि किसका मेथड हम यूज़ करें और किसको छोड़ें, किसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और किसका नहीं। ये एक्सपेरिमेंट वो लोग कर सकते हैं जिनके पास बहुत सारा टाइम हो, या वो लोग कर सकते हैं जिनका दिल बहुत बड़ा हो, मतलब उनके अंदर बहुत सारा सब्र हो। लेकिन आज के टाइम में किसी के पास इतना ना तो टाइम है और ना ही इतना सब्र है। इसलिए जो मैं कहता हूँ वैसा ही कीजिए। मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, सिर्फ मैंने सीखा है अपनी ही हॉबी से, खुद से ही। यहाँ बड़े एक्सपर्ट से जो मैंने टिप्स ली वो आप लोगों के साथ भी शेयर की हुई हैं अपनी वीडियोज़ में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मिट्टी के ऊपर कि मिट्टी किस टाइप की होनी चाहिए। उसमें कितनी कोकोपीट होनी चाहिए, पीट मॉस होनी चाहिए, परलाइट होनी चाहिए, कौन सी खाद मिक्स होनी चाहिए, सेक्ट्रा सेक्ट्रा। जानता हूँ अभी भी आप कन्फ्यूजन में हैं कि मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी। आप किसी भी किस्म की गार्डनिंग कर रहे हैं, चाहे हाउस प्लांट की हो या वेजिटेबल प्लांट की, सभी के लिए जो मिट्टी बनाई जाती है वो 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर, या फिर पत्तों की खाद, या फिर शुगर कैन मड की खाद, या किचन वेस्ट से डिकम्पोज होने वाली खाद। लेकिन आप इन सभी चीज़ों को भूल जाइए और 2 चीज़ों को याद रखिए। आपकी मिट्टी नरम होनी चाहिए, बालू मिट्टी होनी चाहिए। अगर आपको बालू मिट्टी का नहीं मालूम तो नर्सरी वाले जो मिट्टी यूज़ करते हैं वो बालू मिट्टी ही होती है। मतलब वो नरम होती है, वो सैंडी होती है। अगर उसको सूरज की रोशनी में देखा जाए तो वो शाइन करती है, जिस तरह रेत चमकती है। अगर ऐसी मिट्टी आपके पास फिर भी नहीं है तो फिर आपको कोकोपीट मिक्स करनी ही पड़ेगी। कोकोपीट लास्ट हल है आप लोगों के लिए। 50% कोकोपीट ले लीजिए और 50% आपकी मिट्टी। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्सअप करने के बाद स्टोर कर लीजिए। आप इसके अंदर हर किस्म का पौधा लगा सकते हैं। तो जब भी आपने कोई पौधा लगाना हो या जब भी आपने सीडलिंग करनी हो, उस मिट्टी को लीजिए और उसके अंदर 20% गाय का गोबर जो बारीक किया हो अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, और उसके अंदर आप सीडलिंग भी कर सकते हैं, उनके अंदर आप पौधे भी लगा सकते हैं। बस यही काफ़ी होता है गार्डनिंग के लिए, मतलब कंटेनर गार्डनिंग, गमलों के अंदर पौधे लगाने के लिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं होगी जो ज़मीन के अंदर पौधे लगाते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो मिट्टी यूज़ की जाती है उसकी मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, और ना ही मुझे मालूम है वो उसके अंदर क्या क्या मिक्स करते हैं। जो मुझे खुद को मालूम है वो ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और जो मिट्टी आपको बताई है, मतलब 50% मिट्टी और 50% कोकोपीट, ये मिट्टी आपके पास हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। चाहे तो एक मरतबा ही बना के आप स्टोर कर लें, ये कभी एक्सपायर नहीं होती। ये सिर्फ आपकी मिट्टी बन चुकी है। और अगर आपने इस मिट्टी के अंदर कटिंग्स लगानी है तो कटिंग्स भी आप लगा सकते हैं, नो इशू। लेकिन कटिंग लगाने के लिए गाय का गोबर या कंपोस्ट मिक्स नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ वही कोकोपीट और मिट्टी का कम्बिनेशन जो बनाया है, इसी को हम बेस लेकर चलेंगे। ये बेस होगी आपकी, और ये बेस हर किस्म की गार्डनिंग में यूज़ की जाती है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपने उसके अंदर कटिंग लगानी है या सीडलिंग करनी है। अगर सीडलिंग करनी हो तो उसके अंदर 20% आप गाय का गोबर मिक्स कर सकते हैं, या फिर कंपोस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपने कटिंग्स लगानी हो तो कटिंग्स के लिए कोई भी खाद मिक्स नहीं की जाती मिट्टी के अंदर। और ये भी बात याद रखिए, कोकोपीट कोई खाद नहीं है। ये तो कोकोनट के बाहर वाले बाल होते हैं जिसके अंदर ना तो नाइट्रोजन है, ना फास्फोरस है, ना पोटाशियम है। तो मैं जब भी बात करूं कम्बिनेशन ऑफ कोकोपीट और मिट्टी का, तो आप समझ जाइएगा ये हमारी मिट्टी ही है, इसके अंदर कोई खाद मिक्स नहीं है।
तो जब आपने कटिंग्स लगानी हो तो इसके अंदर ही लगाइए, इसके अंदर गाय का गोबर मिक्स मत कीजिए, क्योंकि कटिंग को नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटाशियम की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती जब तक कि उसकी अच्छे से रूट डेवलप ना हो जाएं। और सीडलिंग करते वक्त नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और हीट की ज़रूरत होती है। खाद कोई भी हो, चाहे कंपोस्ट हो या फिर गाय का गोबर हो, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। और जब हीट बनती है तो नाइट्रोजन बनती है, और जब नाइट्रोजन बनती है तो जब सीड के अंदर से जड़ें निकलती हैं तो नाइट्रोजन मिलती है उनकी जड़ों को, और पौधे की ग्रोथ अच्छी बढ़ती है। लेकिन ऐसे पौधे जिनके साथ जड़ें ही नहीं हैं तो उनको नाइट्रोजन की क्या ज़रूरत हो सकती है। इसलिए कटिंग के लिए कोई भी खाद यूज़ नहीं करनी। सिर्फ उसी मिट्टी के अंदर 50-50 के कम्बिनेशन के अंदर आप हर किस्म की कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग का कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया। अब ट्रांसप्लांट करने वाले पौधों पर भी बात कर लेते हैं। जब सीड से पौधा बन जाता है, 3 से 4 इंच का हो जाता है, ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो जाता है, तो उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए भी आप यही मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। मतलब 50% मिट्टी, 50% कोकोपीट जो आपने बना कर रखी हुई है, उसके अंदर 20% आपने गाय का गोबर मिक्स करना है और उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर देना है पौधों को। छोटे पौधों को अगर आप ओनली 50-50 के कम्बिनेशन के अंदर भी ग्रो करते हैं तो भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि छोटे पौधे की रूट्स को इतनी नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती। हमें वेट करना पड़ता है कि उसकी अच्छी ग्रोथ बढ़ने लगे। जब उसकी रूट्स डेवलप होने लगती हैं, रूट्स डेवलप होने की निशानी ये होती है, क्योंकि हम मिट्टी के अंदर तो देख नहीं सकते मिट्टी के अंदर जड़ें बन रही हैं या नहीं, इसलिए हमें पौधे के ऊपर वाली साइड पर ब्रांचेस के ऊपर फोकस रखना पड़ता है। नए नए ब्रांचेस निकलने लगे, नए नए पत्ते निकलने लगे, पौधा बढ़ने लगे, तो समझ आइए नीचे रूट भी अच्छे तरीके से डेवलप हो चुकी हैं। तब आप नाइट्रोजन वाला काम भी कर सकते हैं, मतलब खाद दे सकते हैं। और बहुत से लोगों का सवाल ये भी होता है कि हम कितनी खाद दें अपने पौधों को और कब कब दें। तो पौधों को खाद देने का सबसे आसान तरीका माइंड में बिठा लीजिए कि पौधों को हम खाद तब देंगे जब उनका सीज़न होगा। और उनका सीज़न कब होगा? जब तक कि वो ग्रोथ कर रहे हैं। और वो ग्रोथ कब करेंगे? सर्दी में या गर्मी में? ये डिपेंड करता है पौधे के ऊपर। कुछ सर्दी के दिनों में ग्रोथ करते हैं और कुछ गर्मी के दिनों में। जब आपको लगे कि पौधे की ग्रोथ हो रही है, पत्ते आ रहे हैं, ग्रीन हैं, ब्रांचेस निकल रही हैं, पीले नहीं हो रहे, पत्ते झड़ नहीं रहे, तब आप उसको ऐसी खाद दे सकते हैं। लेकिन अगर सर्दी के दिनों में पौधे के पत्ते झड़ जाते हैं, टहनियाँ ही रहती हैं, तो वो स्ट्रेस में होता है, परेशान होता है, उसकी रूट्स काम नहीं कर रही होती ठंड की वजह से। तो ऐसे में अगर हम पौधों को नाइट्रोजन वाला खाद देते ही रहेंगे, मतलब कंपोस्ट, गाय का गोबर डालते ही रहेंगे, तो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसकी रूट्स गल जाएंगी। इसलिए पौधों को खाद तब तक दें जब उनका ग्रोइंग सीजन हो, जब पत्ते ग्रीन हो, जब वो ग्रोथ कर रहा हो। और कितने दिनों बाद दें, ये डिपेंड करता है आपके पौधे पर कि आपके पौधे की कितनी एज है और उसकी क्या हैबिट है, उसको कितनी खाद लेने की आदत है। जिस हिसाब से आप अपने पौधों को ढाल लेंगे वो भी उसी तरीके से ढल जाएंगे। और जितनी क्वांटिटी आप खाद की बढ़ाते रहेंगे, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता उसी की आदत होती रहेगी, मतलब हाई पोटेंसी की। राइट उसी तरह जिस तरह हम इंसानों को मेडिसिन की आदत पड़ जाती है, जब हम कंटिन्यूली मेडिसिन यूज़ करते ही रहते हैं तो एक टाइम आता है वो डोज, मतलब वो एक गोली हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाती, इसलिए हमें 1.5 गोली या 2 गोली खानी पड़ती है। बस यही हिसाब पौधों का है, क्योंकि ये भी ज़िंदा हैं, इनकी भी फीलिंग होती है। स्टार्टिंग में आपने जो खाद दी है वो आपको इंक्रीज़ करनी पड़ती है, तभी पौधों की ग्रोथ अच्छी चलती रहती है। लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप अपने पौधों को कम आदत डालें खादों की। नर्सरी वाले बहुत ज़्यादा खादों का यूज़ करते हैं, इसीलिए उनकी ग्रोथ पौधों की बहुत ही कमाल की रहती है। फूल भी खूब अच्छे से होते हैं, पत्ते भी ग्रीन होते हैं, ब्राउन भी नहीं होते, मुरझाते भी नहीं हैं जल्दी, क्योंकि वो कंटिन्यू बूस्ट करते ही रहते हैं पौधों को। और जब वो ख़रीद के हम लोग घरों में ले आते हैं तो हमें मालूम ही नहीं होता कि किस पोटेंसी में इसको कौन कौन सी खाद दी जाती थी, मतलब कौन कौन सी ऐसी खुराक इसको दी जाती थी जिससे ये अच्छे से ग्रोथ करता था। लेकिन ये अब हमारे पास आ गया, हमारे पास ना तो टाइम टेबल है इसको खाद देने के लिए, और ना ही हमें मालूम है इसको कौन कौन सी खाद, मतलब दवाई दी जाती थी जिससे ये काफ़ी हेल्दी रहता था। इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता मुरझाना शुरू हो जाता है और एक टाइम आता है ये अपनी असली हालत में आने लगता है। असली हालत से मुराद के ये कमज़ोर दिखने लगता है, जो कि इसकी ओरिजिनल लाइफ थी, ओरिजिनल हेल्थ थी। फिर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता खादे देते हैं और ये हमारे माहौल के हिसाब से, हमारी डोज के हिसाब से हिल जाता है। इसलिए आप मिनिमम 7 दिन या 14 दिन का डिस्टेंस रख कर खाद दे सकते हैं, मतलब गाय का गोबर या कंपोस्ट जो भी आपने देना वो दे सकते हैं, लेकिन लो पोटेंसी में। आप अपने पौधे को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने गाय का गोबर देना है या कंपोस्ट देनी है तो 1 चम्मच से शुरू कीजिए, 1 हफ्ते में 1 चम्मच दीजिए। अगर आपका पौधा मुरझाता नहीं है तो आप 2 चम्मच कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं मुरझाता तो फिर आप 3 चम्मच कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि फ़र्स्ट टाइम में ही आपने 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी गाय का गोबर डाल दिया। इस तरह आपका पौधा मुरझा भी सकता है, मर भी सकता है, और यही मेन रीज़न होती हैं हमारे घरों में जो पौधे मर जाते हैं। सभी खादों को भूल जाइए, गाय के गोबर को और कंपोस्ट को याद रखिए। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ट्रिक्स ऐसे आ चुके हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं कि हम ये भी यूज़ करें तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे पौधे को फ्रूट लगेगा या नहीं लगेगा। बहुत सारे सवालात आप लोगों के दिमाग में घूमते ही रहते हैं,
आप सब सवालों को दिमाग से निकाल दीजिए और सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए, कोकोपीट के ऊपर, मिट्टी के ऊपर और गाय के गोबर के ऊपर। बस यही 3 चीज़ें आपके लिए काफ़ी रहेंगी। और जब आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी बढ़ने लगे तो वो डोज जो आप दे रहे हैं 3 चम्मच या 4 चम्मच, तो वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ भी कीजिए। अगर आप इंक्रीज़ ही करते रहेंगे डे बाय डे या वीक बाय वीक, तो आपके पौधे को उसी हिसाब से आदत मिल जाएगी। इसलिए जब पौधे की ग्रोथ अच्छी फील हो आपको, जैसे जैसे मौसम इसका ऑफ होना शुरू हो, जैसे सर्दी आती है तो पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो आप वो पोटेंसी आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं। और जैसे ही दोबारा ग्रोइंग सीजन शुरू हो, मतलब जनवरी से फरवरी के महीने में, तो आप दोबारा से उसको उसी डोज के ऊपर लेकर जाइए। बस इसी तरह एक साइकिल रखिए, पहले ऊपर लेकर जाइए फिर नीचे लेकर आइए। इस तरह आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और उसको ज़्यादा खाद की आदत भी नहीं पड़ेगी। होपफुली अच्छे से समझ लग गई होगी। अब बात कर लेते हैं पानी हमने कब देना है। तो ये जो 3 चीज़ें आपको बताई हैं, कोकोपीट, मिट्टी और गाय का गोबर, इनके अंदर जब पौधा ग्रोथ कर रहा हो तो जैसे ही ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो तो आप उसको पानी दे दें। अगर वो ड्राई नहीं होता, चाहे 1 महीने के लिए ऊपर से ड्राई नहीं होता, तो आपको पानी देने की कतई ज़रूरत नहीं है। और पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए गुड़ाई करना ज़रूरी हो जाता है, मतलब मिट्टी को ऊपर वाले सरफेस से सॉफ्ट करना ज़रूरी होता है, ताकि एरेशन सिस्टम, मतलब ऑक्सीजन, हवा और पानी इन आउट हो सके, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ अच्छी बढ़ती है। एक बात याद रखिए, जब पौधे की हेल्थ अच्छी होती है उसके ऊपर बीमारी जल्दी अटैक नहीं करती। जैसे कमज़ोर इंसान के ऊपर बीमारियाँ अटैक करती ही रहती हैं 1 बाय 1। अगर उस इंसान की हेल्थ अच्छी है, उसकी डाइट अच्छी है, तो उसके ऊपर जल्दी बीमारी अटैक नहीं करती, क्योंकि उसके ब्लड के अंदर इतनी विल पावर होती है कि वो बीमारियों का मुकाबला कर सके। राइट, इसी तरह पौधों के अंदर भी यही हिसाब है। अगर आपके पौधे कमज़ोर होने लगेंगे, आप खाद का ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे, उनकी रूट्स नाजुक होने लगेंगी और पौधों के ऊपर बीमारियां, कीड़े जल्दी ही अटैक करते हैं, तो इस तरह आपका पौधा भी मुरझाने लगता है। इसलिए डाइट के ऊपर बहुत ही ख्याल रखिए। और डाइट में 2 ही चीज़ें हैं, या तो पानी है या फिर गाय का गोबर है। बस इसी को कम ज़्यादा करना पड़ता है। सभी सीडलिंग करने के मेथड्स को आप भूल जाइए, चाहे वो टिश्यू पेपर के अंदर हम कर रहे हैं, चाहे वो बॉक्स के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बॉक्स के अंदर भी करके दिखाया, टिश्यू के अंदर भी करके दिखाया। तो हर किसी के माइंड में यही सवाल है कि हम ये भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किस मौसम में करना चाहिए। ये सारे सवालात आप एक साइड पर रखें और सबसे पहले पौधों की ग्रोथ के ऊपर फोकस करें। ये सीडलिंग करना, कटिंग्स लगाना बात की बात है। पहले आप अपने उस पौधे की हेल्थ को अच्छा कीजिए जो आप नर्सरी से लेकर आए हैं, जो आपके घर में बना हुआ है। जब एक पौधे से 2 पौधे बन जाएं या उसी पौधे की अच्छी ग्रोथ होती रहे, तो फिर आप नेक्स्ट सोचिए कि हमने क्या करना है, क्योंकि आप अपने पौधों की हिफाजत कर सकते हैं। तब आप सीडलिंग के ऊपर भी जंप कर सकते हैं और कटिंग्स के ऊपर भी। लेकिन अगर आप मेरी तरह क्रेजी हैं अपने हॉबी में, तो आप कटिंग्स भी लगाइए, सीडलिंग भी कीजिए, नो इशू। लेकिन पौधे की हेल्थ के ऊपर बहुत ही फोकस रखें। और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मौसम के हिसाब से पौधों की ग्रोथ की जाए। अब गुलाब के पौधे को हम जून जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा खादें देने लग जाएं कि उसकी ग्रोथ होगी, उसके फूल लगेंगे। इंग्लिश रोज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको फूल तो लगेंगे लेकिन बहुत छोटे साइज़ के लगेंगे, क्योंकि ये सर्दी के दिनों में अच्छी ग्रोथ करता है और फूलों का साइज़ भी बड़ा होता है। जून जुलाई में गर्म लू चलती है, गर्म हवा की वजह से इसकी पेटल्स भी नाजुक होती हैं और फूल का साइज़ भी छोटा होता है। तो पौधा कौन सा किस मौसम में लगाना चाहिए, ये भी आपको सर्च करनी पड़ेगी। पहले आप पौधों के बारे में सीखना शुरू कीजिए, पौधों को क्या पसंद है वो सीखना शुरू करें। उसके बाद आप जंप कर सकते हैं सीडलिंग के ऊपर, कटिंग्स के ऊपर, ग्राफ्टिंग के ऊपर, एयर लेयरिंग के ऊपर। बहुत कुछ है गार्डनिंग के अंदर। ये फील्ड बहुत ही बड़ी है, जिसके अंदर दिन ब दिन कोई ना कोई न्यू चीज़ें ऐड होती ही रहती हैं। लेकिन बेसिक आपको बता रहा हूँ, जो बेस है गार्डनिंग की, वो मिट्टी है और पानी और खाद। 3 चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है आपने। नेट के ऊपर बहुत अजीब अजीब तरीके भी बताए जाते हैं कि मिट्टी के अंदर ये मिक्स कर दीजिए तो ये हो जाएगा, पौधों के पत्ते के ऊपर ये स्प्रे कर दीजिए तो ये हो जाएगा। इन सब चीज़ों को एक साइड पर रख दीजिए, पहले आप अपने पौधे को समझना शुरू कीजिए। जब आप अपने पौधों को समझने लगेंगे तो आपका दिमाग खुद ब खुद ही काम करने लगेगा। हम लोगों की ये बुरी आदत होती है कि हम आज अप्लाई करते हैं अपने पौधे के ऊपर कोई चीज़ और दूसरे दिन कोई नई चीज़ कर देते हैं। पौधे के ऊपर रिजल्ट देखने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। जब उस टाइम तक पौधा पहुंचता है, उस स्टेज पर पहुंचता है, तो हमें पता चलता है कि हमने इस खाद का यूज़ किया था, इसका क्या रिजल्ट मिला है। और एक ही पौधे के ऊपर हम खाद का अप्लाई नहीं करते। हम सेम साइज़ में, सेम एज में 2 पौधे लेते हैं और एक के अंदर अप्लाई करते हैं, दूसरे के अंदर नहीं करते। और 1 महीने तक हम वेट करते हैं क्या रिजल्ट नज़र आता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास टाइम हो या वो अपने हॉबी में क्रेजी हो, लाइक मी। मैं आपको ज़्यादा कश्मकश में नहीं डालना चाहता, सिर्फ आप फोकस कीजिए 3 चीज़ों पर, मिट्टी पर, खाद पर और पानी पर। डेट्स इट। अभी आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देना बाकी है जो आप लोगों के माइंड में हैं, लेकिन मुझे याद हैं। लेकिन मैं आप लोगों को घुमाना नहीं चाहता, आप लोगों को मज़ीद कश्मकश में नहीं डालना चाहता। जो मैंने बातें कर दी हैं इसके ऊपर ही आप फोकस रखिए फ़िलहाल, और गार्डनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। ये भी एक दुनिया है, जिस तरह इंसानों की दुनिया। हम इंसानों को समझने के लिए ज़िंदगी बिता देते हैं और आखिरकार हमें पता चलता है जिस इंसान के साथ हम मोहब्बत करते हैं या प्यार करते हैं वो हमें धोखा दे रहा है।
लेकिन पौधे हमें कभी भी धोखा नहीं देते। जो भी करना है हमने ही करना है, क्योंकि ये हम पर डिपेंड करते हैं और हम इन पर, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। हम इन्हें पानी दें या ना दें, खाद दें या ना दें, ये हमें ऑक्सीजन देते ही रहते हैं बिना किसी लालच के। आपके माइंड में गार्डनिंग को लेकर क्या क्या कन्फ्यूजन चल रही हैं, आप मेरे फेसबुक ग्रुप के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। हर कोई अलग पोस्ट करे ताकि मुझे पता चल सके कि आपके माइंड में क्या है, मैं उस हिसाब से आपको गाइड करने की कोशिश भी करूँगा। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।